Q1 दे है Q2 आवेश है, Q1 आवेश दे है, Q2 आवेश है, इनके बीच में डिस्टेंस अगर r है तो इनके बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो F = K Q1 Q2/r²। ठीक है, ये कूलाम होता है। कूलाम का नियम आप जानते हो क्या है कि दो बिंदु आवेशों के लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुपाती बीच की दूरी के वर्ग के उत्क्रमणानुपाती होता है। तो F = K Q1 Q2/r² आया, जहां पर K क्या है आपका कूलाम निकाल। एक बात और कर लेते हैं, क्योंकि F और R के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए, F और R के बीच में ग्राफ खींचा जाए, F को y एक्सिस रखा जाए और R को x एक्सिस रखा जाए, तो इनके बीच जो ग्राफ बनता है वो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, क्योंकि जो फोर्स होगा वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जो फोर्स होगा आपका वो दूरी के वर्ग के कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो F R के बीच में ग्राफ है कुछ इस तरह से प्राप्त होता है। अब लगने वाला जो बल है यहाँ पर ये आ रहा K क्या है, K आपका कूलाम होता है। कूलाम के नियतांक बारे में हमने आपको बताया था कि कूलाम का नियतांक मात्रकों की पद्धति और आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है। कूलाम नियतांक मात्रकों की पद्धति और आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। अब मात्रकों की पद्धति का मतलब क्या हुआ, इसमें F Q1 Q2 और R की मात्रक इस पद्धति में ली गई है। यदि इनकी मात्रक ऐसा सिस्टम में ली है, यदि इनकी मात्रक ऐसा ही पद्धति में ली, किसके बल का मात्रक, आवेशों की मात्रक और दूरी की मात्रक यदि ऐसा ही पद्धति में ली है, तब जो K का मान होता है वो होता है 9 × 10⁹। अगर K बराबर हम रख देंगे यहाँ पे तो लगने वाला जो बल है वो आपको मिलेगा F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। पहली बात समझ आई। दूसरी बात है, अगर इन मात्रकों को ऐसा ही पद्धति में ना लें, यदि इन मात्रकों को ऐसा ही पद्धति में ना लें, सीरीज पद्धति में ले लें। अगर इन मात्रकों को सीरीज पद्धति में ले लिया जाए तो उस समय K का मान क्या होगा, तो आपको याद रखना उस समय K का मान 1 होगा। कितना होगा, 1। यदि हम K बराबर 1 रख देंगे तो F बराबर मिलेगा आपको Q1 Q2/r²। तो बातें क्लियर हो गई। जब ऐसा ही पद्धति में मात्रक लिए तब K का मान होगा 9 × 10⁹। जब इन मात्रकों के जब इन राशियों की मात्रक सीरीज पद्धति में लिया तो K का मान 1 होगा, तो उस समय लगने वाला बल होगा F बराबर Q1 Q2/r²। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इनके बीच कोई मात्रक रखे हैं ना। तो एक बात और समझिए, सुविधा की दृष्टि के हिसाब से, सुविधा को देखते हुए जो 9 × 10⁹ है, इसको हम लोग लिख लेते हैं 1/4πε0। सुविधा की दृष्टि से 9 × 10⁹ का जो मान है वो 1/4πε0 के बराबर होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पर चीज याद आता है कि ε0 क्या होता है। ε0 क्या होता है, तो हमने आपको बताया था जो ε0 होता है ये होती है निर्वात की वैद्युतशीलता। कभी मात्रक की बात आ जाए कि ε0 का मात्रक क्या होता है, विमा क्या होती है, मान क्या होता है, तब के लिए आपको समझना। देखिए 9 × 10⁹ के स्थान पर 1/4πε0 रखो, यहाँ पर रखो। जब यहाँ देंगे तो क्या मिलेगा आपको, F बराबर मिल जाएगा आपको 1/4πε0 Q1 Q2/r²। बच्चों यदि यहाँ से ε0 का मान निकालेंगे, तो मिलेगा आपको Q1 Q2/4πF×r²। ये मिलेगा ना, मात्रा को यहाँ पर आसानी से निकलेगा। Q1 Q2 आवेश है तो आवेश का मात्रा कूलाम 2 बार रखोगे तो क्या है, कूलाम²/4π कांस्टेंट वैल्यू, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, और F यानी न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो ये न्यूटन हो गया, दूरी का मात्रक मीटर² हो गया, मात्रक क्या बना, मात्रक बना कूलाम²/न्यूटन/मीटर²। अब इसके मान की बात करते हैं तो इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम²/न्यूटन/मीटर²। तो ε0 समझ में आ गया। ε0 क्या होता है, ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12। और मात्रक की अगर बात करें तो मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है कूलाम²/न्यूटन/मीटर²। ठीक है, अब माध्यम में आते हैं। ये तो बच्चों बात जो चल रही थी आवेशों की पद्धति
तो चल रही थी कि यदि आवेश जो राशियां हैं उन राशियों की मात्रा अगर ऐसा ही पद्धति मिले तब के का मान कितना होगा, उन राशियों की सीरीज पद्धति मिले तब कितना मान होगा के का। अब यदि इन आवेशों को हम किसी माध्यम में रख रहे हैं, अब इन आवेशों को हम किसी माध्यम में रखने तब लगने वाला बल कितना होगा। ये आवेश उठा के किसी मीडियम में रखने तो पहली बात समझिए दोस्तों, पहली बात निकल के आती है कि उनको हम किस में रख रहे हैं, वायु में रख रहे हैं। किस में रख रहे हैं बच्चों, वायु। मान लो वायु में ना रखें अन्य किसी माध्यम में रख लें, तो दूसरे केस में देखिए बच्चों हमने वायु में रख के एक ऐसे माध्यम में रख दिए हैं जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। अब मीडियम के स्थान पे आपका माइका भी हो सकता है, मीडियम के स्थान पे आपका जल भी हो सकता है, लकड़ी का बुरादा भी हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो अब आवेशों को हमने एक ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। कभी आपसे के की परिभाषा पूछ दी जाए के क्या होता है, तो आपको याद रखना है के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है माध्यम का परावर्तन। यहाँ से सूत्र बन के आता है, के बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। के बराबर सूत्र बन के आता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है माध्यम की वैद्युतशीलता और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। जब इन आवेशों को किसी माध्यम में रखेंगे तो उस समय जो लगने वाला बल आएगा बच्चों को ये आएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जब आपके आवेश किसी माध्यम में रखे होंगे उस समय जो लगने वाला बल आएगा वो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बटे Q2 बटे R स्क्वायर। अब यदि यहाँ से एप्सिलॉन का मान निकालो तो K into एप्सिलॉन नॉट, तो K into एप्सिलॉन नॉट हमने एप्सिलॉन के साथ रख दिया। तो जब आपके आवेश किसी माध्यम में रखे हो तो उस समय जो लगने वाला बल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। कभी आपसे कोई पूछ दे कि के की परिभाषा बताओ, के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, के क्या है, माध्यम का आपतन। और ऐसा आपने यहाँ पे के को भी गुलामतांक रखा कि को माध्यम का परावैद्युतांक रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप के स्थान पे गुलामतांक को ए भी मान सकते हो, ठीक, कुछ किताबों में ए भी लिखा हुआ, उससे कोई डाउट वाली बात नहीं, ठीक है। अच्छा, के कभी आपसे परिभाषा पूछे तो के क्या होता है, तो याद रखना है माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात या वायु वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। तो जब आपके आवेश किसी माध्यम में रखे हों तो उस समय लगने वाला बल होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब माध्यम के स्थान पे हमने कई सारी चीजें बताई, जल भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है, माइका भी हो सकता है। पहला केस मान के चले यदि वायु है, निर्वात या वायु, तो याद रखना है निर्वात या वायु के लिए के का मान 1 होता है, निर्वात या वायु के लिए के का मान 1 होता है। तो के बराबर 1 रखो, उसमें 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, ए बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। कोई माध्यम में रखते हैं जिसका परावैद्युतांक के है तब लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और माध्यम के साथ स्पेशली वायु या निर्वात में वो लगने वाला बल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पर जो काफी कंडीशन बनती है, पहली कंडीशन तो आप समझ लो, जब आवेशों के बीच पूरा माध्यम भरना है, आवेशों को कोई जगह ना छोड़े, पूरी फुल कर देना किसी माध्यम को, मतलब आवेशों के बीच कोई माध्यम रख दें, कोई जगह संपूर्ण जगह कोई स्थान ना छोड़े। अब यहाँ कंडीशन समझो, जो माध्यम रखा है वो आंशिक रूप से रखा है, देखिए जगह वैसे यहाँ से यहाँ तक है पूरी, ये जगह तो खाली है, केवल T मोटाई का हमने माध्यम, केवल T मोटाई में यानी T दूरी में कह दो, केवल T दूरी में माध्यम रखा और बकाया जगह में क्या है, वायु है। इसमें पूरी दूरी में माध्यम था, कोई जगह भी छोटी थी, इसमें थोड़ी जगह छोटी है। जब कोई माध्यम आंशिक रूप से रखा जाए, जब आवेशों के बीच कोई माध्यम आंशिक रूप से रखा जाए, मतलब कुछ दूरी में वायु बनी रही और कुछ दूरी में माध्यम आगे तब लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों समझिए। उसके लिए सूत्र बना है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R माइनस T प्लस T अंडर रूट K का होल स्क्वायर। तो सिर्फ बच्चों यहाँ मुझे आपका रखना है, यदि माध्यम जब आंशिक रूप से रखा जाए तो उस समय लगने वाला बल कितना होगा। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन है, Q1 Q2 भी कॉमन है, दूरी बस आपको थोड़ी याद रखनी है कि उस समय जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगी, उस समय जो प्रभावी दूरी होगी वो कितनी होगी। तो याद रखना है आपको R माइनस T प्लस T अंडर रूट K, R माइनस T प्लस T अंडर रूट K, और दूरी का वर्ग होता है 2 अंक, ठीक। इफेक्टिव दूरी की आपको कांसेप्ट याद रखना है। जब आवेशों के बीच कोई माध्यम आंशिक रूप से रखा जाए, पूरी दूरी में ना रखें, आंशिक रूप से रखें, कुछ में वायु कुछ में माध्यम। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर नीचे आता है, यदि बिंदु आवेशों के बीच 2 माध्यम रख दें, अभी एक ही रखा था, एक रखा था पूरी जगह में रखा था तो बच्चों ये फोर्स था, एक रखा आधी कम जगह में रखा है, कुछ छोड़ कर रखा। अब 2 रखा, क्या रखना है, तो जी मान लो जल है, जी मान लो माइका है, अलग अलग दी, तो समय लगने वाला बल कितना होगा। तो ये चीज को कॉमन होकर आपको रखना है
1/4 पाई में कॉमन होगी जे, तब के लिए इफेक्टिव डिस्टेंस होगी r1 अंडर रूट k1 प्लस r2 अंडर रूट k2 का होल स्क्वायर। तो लगने वाला बल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 इज होल डिवाइडेड बाय r1 अंडर रूट k1 प्लस r2 अंडर रूट k2 का होल स्क्वायर। इसके लिए इफेक्टिव दूरी j होगी, इसके लिए इफेक्टिव डिस्टेंस j होगी और इसके लिए उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनका डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट निकल के आता है ये बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। ये जो नियम होता है तो बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। बिंदु आवेश की परिभाषा में क्या है कि बिंदु आवेशों की परिभाषा बताई थी कि आवेशों का एक आकार दूरी की तुलना में नगण्य है, उनका आवेशों बोलते हैं लोग बिंदु आवेश। उन्हीं के लिए नियम बच्चों बैठे हैं, ठीक है। दूसरी बात है ये बल द्विवस्तु अंतर क्रिया है, ये बल द्विवस्तु अंतर क्रिया है। इसका मीनिंग क्या है समझिए। मान लो एक चार्ज q1 एक चार्ज q2, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी है r। मानिए जब आपके बाजू में ठीक मान के चलते हैं, तब लगने वाला बल होगा बच्चों कितना होगा, लगने वाला बल होगा F बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटे r स्क्वायर। ओके, इन दोनों आवेशों को लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। प्रकृति को बता सकता है कैसा होगा, प्रकृति इसकी बच्चों की प्रतिकर्षण कैसी होगी, क्योंकि जो आवेश है कैसे सजाती है, सजाती आवेश पर प्रबल लगाते हैं, बजाती आवेश पर आकर्षण। कभी क्वेश्चन आपसे आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए कभी हम ये पूछ लें कि ये वाला आवेश इस वाले आवेश पे कितना बल लगा है, ये वाला आवेश और ये वाला आवेश इस वाले आवेश पे कितना बल लगा है। थोड़ी देर में मान लीजिए कि ये वाला आवेश इस वाले आवेश पे बल लगा रहा है F1, कितना लगा रहा है F1, और ये वाला आवेश इस वाले आवेश पे बल लगा रहा है F2। अगर हम कभी पूछ दें F1 और F2 का अनुपात बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी हम आपसे पूछ दें कि F1 अनुपात F2 कितना होगा, तो क्या कोई बता सकता है? 1 अनुपात कितना होगा, 1 अनुपात 1। आपको याद रखना है कि जितना ये वाला आवेश इस पे बल लगा रहा है उतना ये वाला आवेश इस पे बल लगाएगा, बल बराबर होंगे, इसलिए उनका अनुपात क्या होगा, 1 अनुपात 1। अगली बात, इन दोनों आवेश को लगने वाला बल हमने ज्ञात कर लिया। अब तीसरा आवेश Q2 रख दिया, तीसरा आवेश हमने Q3 रख दिया, मान लो आधे डिस्टेंस पर रख दिया। इंपॉर्टेंट बात, Q3 रखने पर क्या ये आवेश एक दूसरे को जो बल लगा रहे हैं इसके जो एक दूसरे में जो लगने वाला फोर्स आया वो F ही आया। तीसरे आवेश के रखने पर क्या इस वाले बल पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखना नहीं पड़ेगा। ये बल कैसा है, यह बल द्विवस्तु अंतर क्रिया है। यदि दो आवेश पहले से रखे हुए हैं और तीसरा आवेश अगर बीच में आ जाए, तीसरा आवेश बीच में आ जाए तो उन आवेशों में लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल दे दें आपको, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, जैसे कि थोड़ा फनी एग्जाम्पल है, बहुत समय ठीक है, और उसको अंता भी ना लगे। मान लो कुछ बच्चे होते हैं क्लास में पढ़ते हैं, तो होता है कभी कभी कि वो लोग किसी से कह के रखते हैं कि हम आपसे जीवन का बस दोस्ती निभाएंगे, तीसरा व्यक्ति आ जाएगा तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वही हाल इनका भी है, वही हाल इनका भी है। इन्होंने इसे कह के रखा है, इन्होंने इसे कह के रखा है अगर हमारे जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो उसमें कोई उसकी वजह से आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मीन्स ना इस आवेश ने इस आवेश से कह के रखा है जितना इंटरेस्ट हमको अभी आप में है उतना ही इंटरेस्ट रहेगा अगर कोई तीसरा व्यक्ति आए। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच जो इंटरेस्ट है वो कितना मान लिया हमने, ये तीसरे व्यक्ति आने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसी का नाम होता है यह बल द्विवस्तु अंतर क्रिया है। और सुनो एक इंपॉर्टेंट बात है,